अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ग्लाइकोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री के पोर्शन में हमने कार्बोहाइड्रेट्स का चैप्टर शुरू किया है, जिसमें पहला लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेवल का था। मोनोसैकेराइड्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट में हमने मोनोसैकेराइड्स को ही कंटिन्यू किया और मोनोसैकेराइड्स के अंदर स्टीरियोआइसोमरिज्म को स्पेशली फोकस किया। आज के इस लेक्चर में हम डाइसैकेराइड्स का टॉपिक शुरू करेंगे। जब भी ये टॉपिक हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाते वक्त हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम डिटेल्स में जाएं। इतनी डिटेल्स कवर करना क्यों जरूरी है? एक तो ये है कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो जितनी लर्निंग कर लें उतनी कम है। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो फिर तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, आपको मैक्सिमम पढ़ना चाहिए। और अगर आप किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आपको मैक्सिमम डिटेल्स, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं। जिस तरह के लफ्ज डाई से जाहिर है दो शुगर्स, ऐसे शुगर मॉलिक्यूल्स जो दो मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बने, उन्हें हम डाइसैकेराइड्स कहते हैं। अच्छा, बुक्स के अंदर जब आप कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं तो अमूमन वो होती है मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, यानी कि सिंगल शुगर मॉलिक्यूल, टू शुगर मॉलिक्यूल्स एंड मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स। लेकिन कुछ बुक्स में डाइसैकेराइड की जो टर्म है ये यूज नहीं हो रही होती, इसकी बजाय ओलिगोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन होती है। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, तो ओलिगो के अंदर फिर आ जाता है डाइसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स में ये होता है कि हम एक ग्रुप बना देते हैं जिसके अंदर कम से कम दो शुगर वाले सैकेराइड्स होते हैं जिन्हें हम डाइसैकेराइड्स कहते हैं। तीन वाले भी हो सकते हैं, उन्हें हम ट्राइसैकेराइड्स कहते हैं। इसी तरह चार वाले टेट्रासैकेराइड, पांच वाले पेंटासैकेराइड, और वो 10 तक जाते हैं। और जो 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स अगर आपस में मिल जाएं तो उन्हें हम पॉलीसैकेराइड्स कह देते हैं। तो सिंगल शुगर मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड, 2 से 10 ओलिगोसैकेराइड, 10 से ज्यादा पॉलीसैकेराइड्स। लेकिन यहां पर हम डाइसैकेराइड्स को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। तो डाइसैकेराइड्स क्या हैं? दीज आर अमंग द ओलिसैकेराइड, जो ओलिसैकेराइड्स में ही आते हैं। ये मोस्ट कॉमन है डाइसैकेराइड, बाकी जो है वो इतने ज्यादा नहीं होते। इसमें क्या होता है कि दो मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़े होते हैं एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। मोनोसैकेराइड्स के बारे में आपने पढ़ा था कि वो जायके में मीठे होते हैं, ये भी जायके में मीठे हैं। वो भी पानी में सॉल्युबल थे, ये थोड़े कम सॉल्युबल हैं, लेकिन ये भी पानी में सॉल्युबल हैं। इनकी दो टाइप्स हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। जिस तरह आपने मोनोसैकेराइड्स में पढ़ा था कि उनके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप होता है, तो इसी तरह कुछ डाइसैकेराइड्स के पास भी फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप होता है, तो उन्हें हम रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर सकती हैं, तो इसलिए मैंने रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। ये ज्यादा स्टेबल नहीं होती, इजीली यूज हो जाती हैं, तो माल्टोज और लैक्टोज इसमें आ जाती हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा। एग्जांपल्स एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स ऐसे डाइसैकेराइड्स होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस नहीं कर सकते, इनके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप नहीं होता। तो इसकी एग्जांपल्स में सक्रोज और ट्रियोलोज ये आ जाते हैं। ये स्पेलिंग है ट्रीहालोज, लेकिन जब पढ़ते हैं तो ट्रियोलोज पढ़ते हैं इसे। अब हम वन बाय वन सारे एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले माल्टोज है। माल्टोज एक ऐसा डाइसैकेराइड है जो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से बनता है, और दोनों ग्लूकोजेज हैं अल्फा। तो अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल अगर आपस में मिले तो उनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है अल्फा 1,4, और उस अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जो डाइसैकेराइड बनता है उसे माल्टोज कहते हैं। अच्छा, अब अल्फा 1,4 बॉन्ड को समझते हैं। अल्फा 1,4 बॉन्ड का मतलब यह है कि जो पहली शुगर है वो अल्फा है। पहली शुगर के अकॉर्डिंग हम ये अल्फा की टर्म यूज करते हैं। सेकंड अगर अल्फा होगी तो यहां पर एंड पर भी अल्फा लगा देंगे, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। खैर, अल्फा है पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कार्बन नंबर 4 के दरमियान ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, और उसके नतीजे में ये माल्टोज बनेगा। फार्मूला क्या होगा कि दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों हैं C6H12O6, तो उनके मिलने से ये जो माल्टोज बनता है इसका फार्मूला होता है C12H22O11। ये सेम वही फार्मूला जो आपने सक्रोज का पढ़ा होता है, लेकिन स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, फार्मूला सेम है। तो ये माल्टोज है। यहां पर ये तो वही चीजें हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। मोनोसैकेराइड्स की डेरिवेटिव्स पढ़े थे, ग्लूकुरोनिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज, ग्लिसरॉल, ग्लूकोजामाइन, आइनोसिटोल और एसिटाइल न्यूरोअमाइनिक एसिड। तो अभी हमने स्पेशली यहाँ पे फोकस करना है। मोनोसैकेराइड चूंकि रिड्यूसिंग है, आपके पास जो माल्टोज है ये भी रिड्यूसिंग है, तो इसके अंदर यहां पर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट स्टैंड करता है कि ये था
कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप रिप्रेजेंट्स ऑन कार्बन 1 ऑफ सेकंड ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, तो उस वजह से ये रिड्यूसिंग है, और रिड्यूसिंग होने की वजह से ये ओसाजोन फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि इससे ओसाजोन क्रिस्टल्स बन सकते हैं। ओसाजोन्स का कॉन्सेप्ट आपने पीछे देखा था कि शुगर जो है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स के साथ भी बॉन्ड कर जाती हैं, और फिनाइल हाइड्राजीन वाली एग्जांपल आपने उसमें देखी थी। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। फिर माल्टोज अगर बना है दो ग्लूकोजेस के मिलने से, तो आप इसको तोड़ भी सकते हैं, इसको हाइड्रोलाइज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको डाइल्यूट एसिड या फिर माल्टेज एंजाइम चाहिए, और वापस दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अच्छा, माल्टोज की तरह ही एक आइसोमाल्टोज है, फर्क यह है कि उसमें अल्फा 1,4 बॉन्ड है, इसमें अल्फा 1,6 बॉन्ड है। इसी तरह सेलोबायोज है, ये भी माल्टोज जैसा है, लेकिन इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो अब आप तीन शुगर्स पढ़ चुके हैं, तीन डाइस्क्राइड, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और सेलोबायोज। माल्टोज में अल्फा 1,4 बॉन्ड है, आइसोमाल्टोज में अल्फा 1,6 है, और सेलोबायोज में बीटा 1,4 है। नेक्स्ट शुगर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सक्रोज। सक्रोज को हम केन शुगर भी कहते हैं। इसके दो सोर्सेज हैं जो ज्यादा फेमस है, शुगर केन और शुगर बीट, उनसे सक्रोज शुगर हासिल होती है। इसे शुगर ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं। इसमें एक अल्फा ग्लूकोज है और दूसरी बीटा फ्रक्टोज है, इन दोनों के मिलने से सक्रोज शुगर बनती है। ये दोनों मोनोसैकराइड्स आपस में अल्फा 1,2 बॉन्ड से बनते हैं। अल्फा 1,2 बॉन्ड का मतलब ये है कि पहली शुगर जो है वो अल्फा है, तो हम इसे अल्फा 1,2 बीटा अगर लिख दें तो ये ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। उसका मतलब ये होगा कि पहली शुगर जो है वो अल्फा है, दूसरी बीटा है, पहले की कार्बन नंबर 1 और दूसरे की कार्बन नंबर 2 के दरमियान ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, और उसके नतीजे में ये सक्रोज शुगर बन जाती है। अब सक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, और एमसीक्यूज में बार बार रिपीट होती है कि सक्रोज क्या है, ये नॉन रिड्यूसिंग है, तो फिर इससे ओसाजोन्स नहीं बन सकते, किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट एंटिटी के साथ स्ट्रक्चर नहीं बनाना। सक्रोज जो है ये इंपॉर्टेंट सोर्स है डाइटरी कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, अब ये एक बात समझ लें कि हमारी जिंदगी में जो स्वीटनर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा हम सक्रोज को यूज करते हैं, चीनी सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये ज्यादा मीठी है ग्लूकोज से भी, लैक्टोज से भी और माल्टोज से भी, और ये कम मीठी है फ्रक्टोज से। तो सक्रोज फ्रक्टोज से कम मीठी है, बाकियों से ज्यादा मीठी है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा स्वीटनिंग एजेंट यही यूज होता है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास सक्रेज एंजाइम है, सक्रेज इसको तोड़ता है और फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है, जो कि फिर हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी हम इसे यूज कर लेते हैं। अच्छा, सक्रोज का इन्वर्जन प्रॉपर्टी ये है कि सक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, तो 66.5 डिग्री वहां तक ये रोटेट करती है, इसकी जो लाइट को रोटेट करने की सलाहियत है। लेकिन सक्रोज को जब आप सोल्यूशन फॉर्म में लेंगे ना, तो ये हाइड्रोलाइज भी हो रही होती है, तो इससे फिर आगे क्या होता है कि इसके हाइड्रोलाइसिस से इसके दो कंपोनेंट निकल आते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी मौजूद है, तो उन्हें हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। इन्वर्ट शुगर इसलिए कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सक्रेज एंजाइम है, सक्रेज एंजाइम ने तोड़ दिया सक्रोज को, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज निकल आई। अब जब सक्रोज खुद एग्जिस्ट कर रही थी तो 66.5 डिग्री इसकी डेक्स्ट्रोरोटेटरी पावर थी। अब जब ये टूट गई है तो ग्लूकोज की अलग रोटेशन है, फ्रक्टोज की अलग है। ग्लूकोज की अगर आप चेक करें तो ग्लूकोपाइरानोज जो है 52.5 डिग्री तक ये इसकी डेक्स्ट्रोरोटेटरी पावर है। अच्छा, अब होता क्या है कि फ्रक्टोज अमूमन फ्रक्टोफ्यूरानोज की फॉर्म में होती है, लेकिन बाद में ये कन्वर्ट हो जाती है फ्रक्टोपाइरानोज में, जिसकी रोटेटरी पावर जो होती है वो लीवो रोटेटरी होती है -92 डिग्री। तो ओवरऑल जो होता है ये -28.2 डिग्री रोटेशन पे चला जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सक्रोज डाइजेस्ट होने से पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, लेकिन जैसे जैसे डाइजेस्ट होती जाती है इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फिर लीवो रोटेशन की तरफ ओवरऑल चले जाते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेशन मौजूद रहती है, लेकिन लीवो रोटेशन ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर ओवरऑल जो है इसकी प्रॉपर्टीज इनवर्स हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास लैक्टोज है। अच्छा, लैक्टोज को देखने से पहले ये कुछ स्ट्रक्चर्स देख लें। ये माल्टोज का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज, ये इनके दरमियान यहां पर बॉन्ड बन रहा है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान। अच्छा, ये सक्रोज है, ये ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज की कार्बन नंबर 2 के दरमियान बॉन्ड बन रहा है। अच्छा, अब आपको यहां पर एक कंफ्यूजन होगी कि ग्लूकोज को आप इस तरह गिन रहे हैं, कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो इसको यहां से क्यों नहीं गिना? अच्छा, गिनने का रूल ये होता है कि हमारी कोशिश होती है कि जो कार्बन रिंग से बाहर है उसको मैक्सिमम नंबर मिले, जो रिंग के अंदर है उन्हें मिनिमम मिले। तो अगर हम यहां से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6,
यहां से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 6 हो सकता है या 1 6 हो सकता है, तो एक लिहाज से तो यहां तक तो बराबर है। इसके बाद हमने देखना होता है कि इनके पास जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो कौन से हैं। इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास यहाँ पे रूटीन में हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, तो इसलिए हम इसको प्रायोरिटी देते हैं और काउंटिंग यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना लैक्टोज, उसमें ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान बॉन्ड होता है, तो ये ग्लैक्टोज है, ये ग्लूकोज है। ग्लैक्टोज ये बीटा ग्लैक्टोज है, ये बीटा ग्लूकोज है। इसकी कार्बन नंबर 1, इसकी कार्बन नंबर 4, इनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड का नाम आप रखते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो लैक्टोज शुगर जो है ये मिल्क शुगर कहलाती है, दूध के अंदर पाई जाती है, और बीटा 1,4 लिंकेज इसमें मौजूद होता है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान, और इसके पास भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये ओसाजोन फॉर्मेशन कर सकते हैं। अच्छा, लैक्टोज जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है यंग मैमल्स के लिए। जब बच्चे पैदा होते हैं तो डेफिनेटली उन्हें जो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा चाहिए होता है वो दूध की फॉर्म में आ रहा होता है, वो लैक्टोज ही है। फिर लैक्टुलोज है, ये सिंथेटिक डायसैकेराइड है, इसमें ग्लैक्टोज और ग्लूकोज की जगह ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज है, तो ये डाइजेस्ट नहीं होता। तो जब ये डाइजेस्ट नहीं होता तो फिर हमें इसका फायदा क्या है, ये हिपैटिक इनसेफेलोपैथी में काम आता है। ये जो जिगर बढ़ जाता है तो उसमें होता यह है कि एलिवेटेड प्लाज्मा एमोनियम लेवल्स हो जाते हैं, यानी कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर अमोनियम लेवल ज्यादा हो जाता है। तो लैक्टुलोज क्या करता है, ये आकर अमोनिया को अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देता है, और अमोनियम आयन इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता, तो हमारा जो ब्लड की केमिस्ट्री है वो फिर डिस्टर्ब नहीं होती और ना ही हमारे बॉडी ऑर्गन्स डैमेज होते हैं। तो लैक्टुलोज सिंथेटिक है, नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है, और इसे किसके लिए यूज किया जाता है, हिपैटिक इनसेफेलोपैथी के ट्रीटमेंट के लिए। तो यहां पर हमारा डाइसैकेराइड्स वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पॉलीसैकेराइड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।